हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एपीएम के मॉड्यूल सी का यूनिट 21 जो कि है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। फ्रेंड्स देखिए, एचआरएम टुडे हैज़ एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ ए क्रूशियल फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एचआरएम जो है आज के डेट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा ही क्रूशियल डिपार्टमेंट जो है वो हो गया है। रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स सर्टेनली हैव एक्सेप्टेड द लिंकेज बिटवीन द इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ। जितने भी हमारे रिसर्चर और प्रैक्टिशनर्स थे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, ये दोनों जो है एक दूसरे से लिंक हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। न्यू सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड, फ्यू ट्रेडिशनल वंस हैव बीन मॉडिफाइड। तो हमने देखा फ्रेंड्स पिछले चैप्टर में भी कि बहुत सारे नए सिस्टम जो हैं एचआरएम के अंदर डेवलप हुए और बहुत सारे जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल मेथड थे वो मॉडिफाई हुए। इन दिस यूनिट वी विल बी फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंटल सब सिस्टम ऑफ एचआरएम। तो इस यूनिट में हम लोग एचआरएम के जो भी डेवलपमेंटल सब सिस्टम्स हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए क्या है एचआरएम और इसके सब सिस्टम्स। डियर फ्रेंड्स की वन अप्रोच वाज टू रिकॉग्नाइज द इमोशंस एंड नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड द अदर वाज टू चेंज द कंटेंट ऑफ द एक्टिविटी सो दैट द इंडिविजुअल्स इज मोटिवेटेड एंड लुक्स फॉरवर्ड टू डूइंग दिस एक्टिवली विलिंगली। हमने देखा कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने ये अप्रोच लगाया कि ह्यूमन बीइंग के जो नीड है और जो इमोशन है उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, और दूसरा जो था कि इंडिविजुअल को मोटिवेट करके कैसे आप उनसे विलिंगली काम करवा सकते हैं, ये दो चीज़ें देखी गई जिसमें ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो फीलिंग्स और जॉब कंटेंट, ये दो चीज़ रिलेट करती हैं। फीलिंग मतलब ह्यूमन बीइंग्स के जो इमोशंस हैं वो, और जॉब कंटेंट मतलब कि वो जो काम कर रहे हैं उसको किस तरीके से चेंज किया जाए या डेवलप किया जाए ताकि वो उस काम को करने के लिए मोटिवेट हों और उनको मोटिवेट किया जा सके। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। देयरफॉर organization sometimes tinkered with the job content and sometimes paid attention to human feelings and needs। तो इसीलिए organizations जो हैं वो जो उनका जॉब कंटेंट होता है उसको उसके ऊपर भी वो ध्यान देते हैं, उसके ऊपर भी काम करते हैं, और समटाइम्स उनको ह्यूमन फीलिंग्स और उनके जो नीड्स हैं उसके ऊपर भी अटेंशन पे करना होता है। नेक्स्ट फ्रेंड की to make sure that the organizational goals are achieved, it is necessary to ensure performance of individual at all levels in the organizations and that the individuals have the required knowledge, skills, temperament and attitude। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो हर लेवल पे अच्छा परफॉर्म करें। तो ये अच्छा परफॉर्म कैसे होगा फ्रेंड्स, जब उनके पास रिक्वायर्ड नॉलेज होगा उस काम को करने का, उनमें स्किल्स होगा, उनका एटीट्यूड होगा, उनका टेम्परामेंट होगा, तभी वो सही से उनका परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इसके लिए असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय जो है वो इसेंशियल समझा जाने लगा। परफॉर्मेंस पोटेंशियल अप्रेजल इज एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट एंड ट्रेनिंग कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग परफॉर्मेंस। तो ये उनका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं है उसको इंश्योर करने के लिए उनके परफॉर्मेंस को एसेस करना ज़रूरी था। तो ये एसेस कैसे हो सकता था, उनके परफॉर्मेंस को या पोटेंशियल को अप्रेजल करके, और उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। प्राइमरली देयर आर टू वेज द ऑर्गेनाइजेशन कैन इंश्योर दैट पीपल हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स। पहले क्या होता था कि ऑर्गेनाइजेशन दो तरीकों से ये इंश्योर करती थी कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स है कि नहीं है वो काम करने के लिए। तो वो मेथड क्या क्या थे, आइदर अपग्रेड द स्किल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पीपल, या तो उनके जो एग्जिस्टिंग लोग जो काम कर रहे होते थे उनके स्किल्स को वो अपग्रेड करते थे, और गेट न्यू पीपल विद द रिक्वायर्ड स्किल्स, या फिर वो नए लोगों को हायर करते थे जिनके पास उस काम को करने का स्किल होता था।
एज ए नेडलर इन 1984 puts it, human resource development defined as the organized learning experience in a definite time period to increase the possibility of improving job performance growth. नेटलर जो थे उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन दिया उसमें ये कहा गया कि किसी भी ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस को एक डिफिनिट पीरियड टाइम में हम लोग बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने की पॉसिबिलिटी होती है अगर हम अपना जॉब परफॉर्मेंस जो है उसको बढ़ा लें। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग है, ये ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग क्या है फ्रेंड्स? ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग जो है एम्प्लॉयर्स ड्यूरिंग द अर्ली 20th एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लर्निंग फॉर एम्प्लॉयज न्यू एंड ओल्ड। पुराने पहले क्या होता था पुराने टाइम में कि जो एम्प्लॉयर होते थे वही उनके नए या पुराने जो भी एम्प्लॉय होते थे उनको वो जो भी काम को करने के लिए जो भी नेसेसरी रिक्वायर्ड स्किल्स की ज़रूरत होती थी तो वो उनको लर्न कराते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड लर्निंग प्रोग्राम्स वेयर ऑल्सो डेवलप्ड बाय यूनियंस। आजकल लर्निंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो यूनियन भी डेवलप करती है। एज दे नीडेड ए स्पेसिफिक ग्रुप टू बिकम देयर मेंबर्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक ग्रुप जो है उनका मेंबर बने, ये उनकी ज़रूरत है। मेनी यूनियंस वी आर क्राफ्ट ओरिएंटेड एंड टू बी एबल टू बिकम देयर मेंबर इंडिविजुअल वुड हैव टू अटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ जॉब स्किल्स। तो बहुत सारे यूनियन जो हैं वो ये चाहते थे कि जिन लोगों के पास जॉब स्किल्स है या वो जॉब स्किल अटेन कर सकते हैं तो ऐसे लोगों को अपना मेंबर बनाया जाए। इट वॉज द फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ व्हाट ट्रेनिंग कुड कंट्रीब्यूट टू द वर्क प्लेस। तो यही सही पहला टाइम था जब ये रियलाइज़ किया गया कि किसी भी वर्क प्लेस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तभी हो सकता है जब उनको ट्रेनिंग दी जाए। द पीरियड 1920 to 40। अब यहाँ से हमारा जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो रहा है फ्रेंड। 1920 से शुरू किया है कि 1920 से लेके 40 तक सम सॉ डेवलपमेंट इन दिस ट्रेंड। इस हमारा जो HRD का डेवलपमेंट था उसमें कुछ ट्रेंड देखा गया। फॉर मेकिंग प्रोडक्शन मोर प्रॉफिटेबल कंपनीज बिगेन टू ब्रिंग इन आउटसाइड पीपल। कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी वो बाहर से लोगों को लाने लगी। कैसे लोगों को लाने लगी? जो कि ऑलरेडी स्किल्ड पीपल होते थे उनको, वो जिनके पास एक्सपीरियंस होता था वैसे लोगों को वो हायर करने लगी टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। तो इससे क्या हुआ? ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s दैट फॉलोड। तो एक ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1930s में। ये क्वेश्चन हमेशा आता है फ्रेंड कि ग्रेट डिप्रेशन जो है कब अराइज हुआ था? तो 1930s में। दैट फॉलोड लेफ्ट मेनी एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स अनएम्प्लॉयड। उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड वर्कर जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। एंड एज अ रिजल्ट सिंस द कंपनीज कुड नाउ गेट स्किल्ड वर्क फोर्स द नीड फॉर ट्रेनिंग वॉज नॉट फेल्ड। और उस वक्त पे जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो नहीं महसूस की जाती थी क्योंकि कंपनी जो है ऑलरेडी स्किल्ड पर्सन ले आती थी बाहर से। दे कुड गेट द स्किल्स दे नीडेड बाय हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज एंड फायरिंग द ओल्ड वंस। तो वो स्किल्ड पीपल की जब भी ज़रूरत होती थी तो वो क्या करते थे? वो नए लोगों को हायर करते थे और जो पुराने हैं जिनके पास उस काम को करने का स्किल नहीं है उनको वो लोग नौकरी से निकाल देते थे। अभी नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वॉर 2 बॉट अप न्यू इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपिंग पीपल। वर्ल्ड वॉर 2 के से भी लोगों के डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला। In the private sector, there was need to expand, but as young men were drafted for war, the only alternate source available was the women and the old men and a few ethnic groups. जब उस टाइम वॉर का सिचुएशन था तो जो यंग मेन होते थे वो तो वॉर के लिए तैयार किए जाते थे। तो अब जो प्राइवेट सेक्टर्स थे वो उनके पास काम करने के लिए सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं था। उनके पास एक अल्टरनेट अवेलेबल था कि जो वुमेन है और जो ओल्ड पर्सनस हैं और सम इथनिक्स ग्रुप उनको वो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के लायक बनाए। तो वुमेन्स वे आर सो फार नॉट ट्रेंड इन दिस मैटर। तो वुमेन जो होती थी उनको इस काम करने का कोई भी ट्रेनिंग नहीं था और जो ओल्ड पीपल थे एंड द ओल्ड वे आर व्यूड एज नॉट सुटेबल, और जो ओल्ड थे उनको सुटेबल नहीं समझा जाता था। However, ultimately this period revealed that most of the people in this group could learn and could become productive member of the organization. तो इसी समय ये समझा गया, ये बताया गया कि बहुत सारे लोग जो होते हैं हमारी सोसाइटी के उनको
ये सारे काम सीखने चाहिए ताकि वो प्रोडक्टिव बन सके और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन के वहाँ पे काम कर सके। दिस रियलाइजेशन कल्मिनेटेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और उस टाइम ये रियलाइज़ किया गया कि हाँ, वहाँ पे एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक संस्था की ज़रूरत समझी जाने लगी। तब जाके वहाँ पे अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई। फिर 1960s की बात आती है फ्रेंड्स। 1960s में क्या हुआ कि हमारा जो इन्हेंसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टू वर्क प्लेस में टेक्नोलॉजी को इन्हेंस किया गया और बिहेवियरल साइंस के एप्लीकेशन पे भी ध्यान दिया गया। This development was in a way a reaction to the earlier feeling that HRD training has not been showing the desired impact of organization। ऐसा क्यों किया गया फ्रेंड्स? क्योंकि पहले ये देखा गया कि HRD ट्रेनिंग का जितना इम्पैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन पे आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा था। तो इसीलिए हमें अटेंशन किया गया क्या चीज़ के ऊपर? टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने के ऊपर और बिहेवियरल साइंस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एप्लीकेबल करने पे। तो इट वॉज एक्कम्पनीड बाय इंक्रीज इंटरेस्ट इन पीपल एज वेल एज इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या हुआ? लोगों में भी इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ कंपनीज का, और जो ऑर्गेनाइजेशन था वो टेक्निकली भी उनका टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो था वो भी स्ट्रांग हुआ। सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस केम थ्रू इन द 1970s एंड 1980s एंड HRD वेंट बियॉन्ड मेयर ट्रेनिंग एक्टिविटी। और 70 से लेके 80s के बीच में HRD में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारी ट्रेनिंग एक्टिविटी को अपनाया गया। देन इन 1990s देयर वाज ए कंटिन्यूस सर्च फॉर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। वर्कर डिमांडेड अ लार्जर मोर ऑटोनोमस रोल इन डिसीजन मेकिंग। और वर्कर्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी शुरू हो गई ऑर्गेनाइजेशंस में। वर्कर जो हैं वो ऑटोनोमस रोल में आ गए, डिसीजन मेकिंग होने लगे, मार्केट सिलेक्शन बन गए, प्रोड्यूसर आइडेंटिफिकेशन करने लगे, वर्क प्लानिंग भी करने लगे एंड इवन सुपरवाइजर सिलेक्शन, सुपरवाइजर को भी सिलेक्ट करने लगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मैनेजर्स नीडेड कंटिन्यूअल ट्रेनिंग इन पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड मैट्रिक्स टास्क फोर्स मैनेजमेंट। इससे क्या हुआ कि जो मैनेजर्स थे उनको कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ने लगी। क्या चीज़ के लिए? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के लिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसको रिजॉल्व करने के लिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए एंड मैट्रिक्स टास्क फोर्स मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद द 1990s फोकस्ड ऑन मैसिव कंप्यूटराइजेशन ऑफ वर्क प्लेस। 1990s में क्या था फ्रेंड्स कि वर्क प्लेस पे कंप्यूटराइजेशन, मतलब मैसिव कंप्यूटराइजेशन होने लगा, तो उस टाइम पे फोकस किया गया मेनली टू इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशियंसी एट कॉस्ट रिडक्शन। ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ाने के लिए और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो द PC रिवोल्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड चेंज टोटली द वर्क प्रोसेस एंड रिक्वायर्ड कंप्यूटर लिटरेसी। अब इससे क्या हुआ कि जब हर जगह कंप्यूटर लगने लगी तो लोगों को कंप्यूटर लिटरेसी, ऐसे लोग की जरूरत पड़ने लगी जिनको कंप्यूटर चलाना आता हो एट ऑल ऑपरेटिंग लेवल्स विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। कोई भी टाइम लॉस किए बगैर उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत होने लगी जिनको कंप्यूटर लिटरेसी आती हो। दिस हैज पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ट्रेनिंग सिस्टम। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम था उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया। द सीनियर्स हु कुड नॉट पिक अप द कंप्यूटर स्किल्स स्टार्टेड फीलिंग पावरलेस एंड डेवलप फियर एंड एंग्जाइटी। जो सीनियर थे, जो कि कंप्यूटर स्किल उनके पास नहीं था, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे, उनको अचानक से ये फील होने लगा कि वो पावरलेस हो चुके हैं और उनके अंदर डर और भय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ ए मैसिव आउटसोर्सिंग इनिशिएटिव बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू कटल कॉस्ट। तो ये पीरियड जो है ये मैसिव आउटसोर्सिंग इनिशिएटिव की तरह देखा जाने लगा, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट कटिंग स्टार्ट हो चुका था। द प्रेजेंट डिकेड, अब आज की डेट की बात हो रही है फ्रेंड्स, द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड की सॉ एक्सटेंसिव कंपटीशन ड्यू टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब जो है कंपटीशन बहुत बढ़ चुका मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन और बहुत सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन देखने को मिला, ग्लोबलाइजेशन देखने को मिला। द ऑर्गेनाइजेशन मेनली फोकस ऑन इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस बाय मीटिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेनली क्या चीज़ पे फोकस करने लगी कि हमारे कस्टमर सर्विस को कितना इम्प्रूव किया जाए ताकि हम कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकें थ्रू कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करके। एंड सर्विस इज हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, और सर्विस जो थी वो हाईली कॉम्पिटिटिव हो चुकी।
द फोकस वॉज अगेन ऑन ट्रेनिंग। अभी हमारा फोकस फिर से ट्रेनिंग पे आया, टू इक्विप द वर्क फोर्स फॉर इंटरपर्सनल एंड कस्टमर रिलेशन स्किल। और वहाँ पे क्या चीज़ पे फोकस किया जाने लगा ट्रेनिंग में? इंटरपर्सनल एंड कस्टमर रिलेशन स्किल्स पे। द कस्टमर्स आर नाउ डिक्टेटिंग देयर टर्म्स एज दे हैव वाइडर चॉइस एंड देयर ब्रांड लॉयल्टीज आर डिमिनिशिंग। तो अब कस्टमर जो है वो डिक्टेट करने लगे किस टर्म्स में? उनके वाइडर चॉइस में और ब्रांड लॉयल्टीज के ऊपर। The traditional Indian banks, both public sector and old private sector, faced challenges in the form of competitive pressure and changing customer demands from foreign banks and new private sector banks. अब जो फॉरेन बैंक्स और न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए थे, उनके सर्विस में और उनके प्रोडक्ट्स के चलते जो इंडियन बैंक्स थी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी और ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, उनको चैलेंज फेस करना पड़ा क्योंकि कंपटीशन का प्रेशर बहुत बढ़ चुका था और कस्टमर के डिमांड जो थे वो भी काफ़ी बदल चुके थे। तो इससे क्या हुआ? फेस्ड विद द थ्रेट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, द बैंक्स गोइंग फॉर फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम। अब इससे बैंकों में क्या क्या चेंजेस आए इस कंपटीशन की वजह से? बैंकों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बेस्ड ऑपरेशन शुरू हुआ, बीपीआर प्रोसेसिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग शुरू हुआ। बीपीआर प्रोसेसिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे सेंट्रलाइज्ड सेल हमारे बनते हैं कि ब्रांच में आप जो काम कर रहे हो वो होगा और बाकी का जो काम है वो सेंट्रलाइज सेल में होगा। जैसे आज हमारे पास रिटेल लाइबिलिटी सेंट्रलाइज सेल है जहाँ पे कि हमारे अकाउंट्स वगैरह खुलते हैं। रिटेल लोन्स एसेट प्रोसेसिंग सेल है जहाँ पे लोन्स वगैरह प्रोसेस होते हैं। चेक क्लियरिंग सेल्स हैं जहाँ पे क्लियरिंग सेल होता है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शन के लिए, रिकवरीज के लिए अलग सेल है, तो अलग अलग सेल्स बनाए गए। ऑफरिंग वीआरएस टू इट्स एम्प्लॉयज़, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम थी वो भी एम्प्लॉयज़ को ऑफर किया गया। ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग ऑफ स्टाफ्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग देना शुरू हुआ। लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट पोस्ट जो होते हैं जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गए, लॉ ऑफिसर हो गए, क्रेडिट ऑफिसर हो गए, तो इस तरीके के स्पेशलिस्ट ऑफिसर की लेटरल रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई। emphasis on marketing, advertising, customer relationship management and improving brand image। अब क्या हुआ कि मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजमेंट पे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे, ब्रांड इमेज इंप्रूव करने पे बैंकों ने ध्यान दिया। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मल्टीपल सर्विस डिलीवरी चैनल, बहुत सारे एडीसी चैनल जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिकली जो काम करते हैं उनको विकसित किया गया। बैक ऑफिस सेटअप किया गया, डेटा सेंटर्स बनाए गए। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के थ्रू बिजनेस हम लोग जैसे आज डीएसए और बीसी जो होते हैं वो आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स जो होते हैं तो उसको अपनाया गया। तो ये सब कुछ करके इम्प्रूव द ऑपरेशनल इफिशियंसी को इससे इम्प्रूव करने में हेल्प मिला फ्रेंड्स। और बैंकों को मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी कम करने में हेल्प मिली और कस्टमर एक्सपेक्टेशन को भी वो लोग पूरा कर पाए। प्रोडक्टिविटी इज़ द रियल टेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे हम देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इसेंशियल चीज़ होती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल कंसल्टिंग एजेंसी, कुछ बैंकों ने इंटरनेशनल कंसल्टिंग एजेंसी की भी हेल्प ली। तो इससे क्या हुआ कि दिस चेंजेस नीड्स, ये सारे जो चेंजेस हुए फ्रेंड, CBS, BPR और आपका इंटरनेशनल कंसल्टिंग एजेंसी, DSA, BC, ये सारे चीज़ों के लिए जो हमारे HR पॉलिसीज़ थे, दिस चेंजेस नीडेड वेल थॉट ऑफ HR पॉलिसीज टू अट्यून द एग्जिस्टिंग स्टाफ टू अडेप्ट टू द चेंजेस। HR पॉलिसीज़ में ये चीज़ समझी जाने लगी कि हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टाफ हैं ये सारे चेंजेस को अडेप्ट कर पाएँ। तो ये HR पॉलिसीज़ में उनको ट्रेन करना, उनको सिखाना कि वो नई चीज़ों को जल्दी से जल्दी सीख जाए, ये सारे HR पॉलिसीज़ में इंक्लूड किए गए। HRM इज़ नाउ बीइंग कॉल्ड अपन ए बिकम ए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू मेक इट्स एफर्ट मोर इफेक्टिव। अब HRM को ये कहा जाने लगा कि HRM को अब और भी ज़्यादा इनिशिएटिव लेकर काम करना है, इसके एफर्ट को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना पड़ेगा। दस स्ट्रेटेजिक HRM इज गेनिंग इट्स सिग्निफिकेंस वाइल इम्पार्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग। अब इससे क्या हुआ कि HRM के ऊपर जब उनका दायित्व बढ़ गया तो वो न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो उसका ये हुआ, उद्भव हुआ। द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स पे भी फोकस करना पड़ा।
और ये ऑर्गेनाइजेशन में कौन करेगा? HRM करेगा। HRM इनिशिएटिव्स कैन बी इनिशिएटेड थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइन मैनेजर्स। तो HRM के इनिशिएटिव कैसे हो सकते हैं? वो जो लाइन मैनेजर होते हैं उनके इन्वॉल्वमेंट के थ्रू HRM जो है ये सारे इनिशिएटिव्स को पूरा करने के लिए वो उसको हेल्पफुल हुआ। HRD today is a process by which the employees of an organization are held in a continuous and planned way too। अब आजकल HRD जो है वो एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? जिसमें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को एक प्लान वे में तैयार किया जाता है कि क्या क्या उनको किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। HRD क्या क्या करती है? Acquire or sharpen capabilities required to perform various functions associated with their present or expected future jobs। वो जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो एक्वायर करती है और उनकी कैपेबिलिटीज़ को शार्प करती है ताकि वो अलग अलग फंक्शंस में अच्छे से परफॉर्म कर सके। उनका जो अभी का काम है और जो भी उनका एक्सपेक्टेड फ्यूचर जॉब है वो वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर सके। उसके बाद डेवलप देयर जनरल कैपेबिलिटीज़, उनका जो जनरल कैपेबिलिटी है उसको भी डेवलप करती है एज इंडिविजुअल्स एंड डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट देयर ओन इनर पोटेंशियल फॉर देयर ओन एंड और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पर्पस, ताकि वो इंडिविजुअल जो है वो अपने साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए काम करें। डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन विच सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, टीम वर्क एंड कोलैबोरेटिंग अमंग सब यूनिट्स आर स्ट्रॉन्ग। वो ये भी डेवलप करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है जिसमें कि सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप जो है एक टीम वर्क की तरह हो, सब लोग मिलजुल कर काम करें और वो एज अ प्रोफेशनल किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ग्रोथ में सब एक साथ भागीदारी हो और वो एक प्रोफेशनल वे में सब मिलजुल कर काम करें। तो इस तरीके का डेवलपमेंट जो है वो भी HRD देखती है। This definition highlights that HRD is not only a training for operational skills but also includes behavioral skills। तो HRD जो है वो सिर्फ एक ऑपरेशनल स्किल्स के लिए ट्रेनिंग नहीं देती है, वहाँ बिहेवियरल स्किल्स को भी डेवलप करना HRD का काम है। As it ultimately aims to create an enabling culture wherein the capabilities are acquired, sharpened and used। तो HRD का जो मेन काम है एक ऐसे कल्चर को इनेबल करना जहाँ पे कि लोग एक्वायर किए जाएं, शार्पन किए जाएं और उनको यूज़ किया जा सके। अभी नेक्स्ट है कि दिस डेफिनेशन हाईलाइट्स दैट HRD इज नॉट ओनली अ ट्रेनिंग फॉर इन दिस कंटेक्स्ट द स्पेसिफिक गोल्स ऑफ HRD। अब HRD के गोल्स क्या क्या हैं ये तो हमने देखा ऊपर में फ्रेंड्स। ये जो था ये प्रोसेस था कि HRD में क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। अब दूसरा है HRD के क्या क्या गोल्स हैं। तो HRD के गोल्स क्या हैं कि हर एक एम्प्लॉय एज अ इंडिविजुअली उनकी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना। उसके बाद कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज और हर प्रेजेंट रोल, उनका जो प्रेजेंट रोल है उसके अकॉर्डिंग उनकी कैपेबिलिटी को डेवलप करना। फिर फ्यूचर रोल के अकॉर्डिंग उनकी कैपेबिलिटी को डेवलप करना। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ईच एम्प्लॉय एंड हीज और हर सुपरवाइजर, एम्प्लॉय और सुपरवाइजर के बीच एक सही तारतम्य जो रिलेशनशिप हो उसको डेवलप करना। टीम स्पिरिट डेवलप करना ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है वो गोल को अचीव कर सके और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके। कोलैबोरेशन अमॉन्ग डिफरेंट यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब अलग अलग एक ही ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग यूनिट हैं वहाँ पे लोग जो हैं सही से कोलैबोरेट कर पाएँ उसके लिए वो डेवलप करते हैं उनको। ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल हेल्थ एंड सेल्फ रिन्यूइंग कैपेबिलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल हेल्थ और जो हमारे स्टाफ हैं वो सेल्फ रिन्यूइंग उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना। विच इन टर्न इंक्रीज द इनेबलिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट टीम्स एंड द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे हमारा इंडिविजुअल, हमारा पूरा टीम और हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ग्रोथ में हेल्प मिल सके। इसलिए ये सारे जो हैं ये HRD के गोल्स हो गए। अब दे रहा है कि द टिपिकल सिस्टम्स डेवलप टू इन्हेंस अचीवमेंट ऑफ दिस HRD गोल्स इंक्लूड। अब सिस्टम को का डेवलपमेंट ताकि हम HRD के गोल्स को अचीव कर सकें तो उसमें क्या क्या सिस्टम इन्वॉल्व हैं। पहला तो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दूसरा है परफॉर्मेंस अप्रेजल, फीडबैक एंड काउंसलिंग, तीसरा है पोटेंशियल अप्रेजल, करियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग, चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और पांचवा है
ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो डेटाबेस होता है ह्यूमन रिसोर्स का वो है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम लोग आगे 1 बाय 1 करके देखेंगे। ये सारे सिस्टम्स जो कि HRD को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स ये हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।